भारत की आर्थिक विकास की जो गति है वह विश्व में इस वक्त सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, और वह अपने आप में विश्व में सबसे ज़्यादा इस बार हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया है। ग्लोबल कंपनीज भारत में आने को तैयार है। जीएसटी से जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत बड़े फ्रॉड निकल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे नकेल पा सकेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया, आम जनता को और टैक्स में बड़ी राहत दी है। 7 लाख तक की अगर आपकी वार्षिक कोई आय है तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। बजट के बारे में लोगों में विपक्ष ने जो भ्रांति फैला रखी है उसको रोकने के लिए और बजट का जो दिशा और दशा सही बताने के लिए कोई अरेंजमेंट बीजेपी ने किया ऐसा? आप देख रहे हैं प्राइम एशिया टीवी, मैं हूं जसविंदर सिंह बिट्टा। केंद्र की सरकार ने अभी बजट पेश किया और उस बजट की आउटस्टैंडिंग जो कमेटीज बनी हैं पार्लियामेंट में उस पर भी डिस्कस हो रहा है। लेकिन जब हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृतकाल मना रहे हैं, तब इस बजट की क्या अहमियत होगी, क्या इसका इम्पोर्टेंस होगी, इसी बात से चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण जी जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। थैंक यू गोपाल जी, आपने नेशनल स्पोक्समैन थैंक यू, आपने समा दिया हमें। कैसे देखते हो अमृतकाल का जो बजट है और 2024 में इलेक्शन भी आ रहा है? देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आर्थिक विषय देखता हूँ, और जिस तरह का इस बार यह जो बजट आया है, अमृतकाल का पहला बजट जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और वो कह रहे हैं कि 2047 में जब भारत को 100 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे होंगे तब भारत विश्वगुरु के स्थान पे पहुँचे, ऐसी हम सबकी संकल्प है और ऐसी हमारा सबकी इच्छा भी है। और उस विश्वगुरु के स्थान पे पहुंचने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आज अगर आप देखते हैं कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, वैश्विक पटल पे US, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, ये सब लोग भारत की तरफ देखते हैं, प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं। चाहे SCO समिट हो, चाहे क्वाड का समिट हो, चाहे OECD हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, इन सब में भारत की बात को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं क्योंकि भारत आर्थिक रूप से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, और यह 25 साल जिसको अमृत काल के रूप में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इस अमृत काल की नींव रखने वाला यह बजट इस बार का 2023 का है। इसमें कई बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय के रूप में लिए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत की आर्थिक विकास की जो गति है वह विश्व में इस वक्त सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, और वह अपने आप में विश्व में सबसे ज़्यादा इस बार हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया है। ग्लोबल कंपनीज भारत में आने को तैयार है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क है, रेल है, हवाई जहाज है, एयरपोर्ट्स है, जल मार्ग है, यह सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके लिए इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 33% जो बुनियादी ढांचे पे सरकार का खर्च है उसको इस बार बढ़ा के 10 लाख करोड़ के रूप में इस बार इस बजट में प्रावधान किया है। आप देखते हैं, आप भी गए होंगे पंजाब के और कई क्षेत्र के जगहों पे, सड़कों पे गए होंगे, तो जो नेशनल हाईवे है, यहाँ से जम्मू कश्मीर जाइए, चाहे राजस्थान में कहीं चले जाइए, उत्तराखंड के पास चले जाइए, नोएडा के पास हम रहते हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल है, वेस्टर्न पेरिफेरल है, यमुना एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, फ्रेट कॉरिडोर है, रेलवे का जो फ्रेट कॉरिडोर है बॉम्बे दिल्ली को जोड़ने वाला, तो डिफेंस कॉरिडोर है। इन सब के कारण पूरा देश का जो आर्थिक ढांचा है वो मजबूत हो रहा है, और उसको बहुत तेज़ी से इस बजट में उसके लिए सहयोग और समर्थन का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और यह अगर आप देखें तो इससे केवल आधारभूत ढांचा ही नहीं आसान होता, अच्छा होता है, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं होता, बल्कि इसमें इकोनॉमी में डिमांड भी क्रिएट होती है। अगर सड़कें बनेगी, रोड बनेंगे, रेल बनेंगे, स्टील की डिमांड होगी, सीमेंट की डिमांड होगी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की डिमांड होगी, ज़मीनों की खरीद फरोख्त बढ़ेगी, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उससे पूरी सकल घरेलू उत्पाद में डिमांड बढ़ती है और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होता है।
तो यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना किसी कर को बढ़ाए, किसी तरह के नए कर का प्रावधान किए। बहुत लोगों ने कहा था कि इतना बड़ा अगर आप खर्च बढ़ाते हो देश की आवश्यकता के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, तो आपको कोई नया टैक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया, आम जनता को और टैक्स में बड़ी राहत दी है। 7 लाख तक की अगर आपकी वार्षिक कोई आय है तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट हो और इकोनॉमिक की बात करते हो, और जिसमें आपने एग्जाम्पल भी दी है, नेशनल फ्रेट कॉरिडोर की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। लोगों के मन में एक और सवाल है, वैसे तो होता है कि 1 साल का बजट होना है, लेकिन आप बोलते हैं कि 25 साल का है, 100 साल जब हम मनाएंगे अमृतकाल का, जब हम आज़ादी की एक शताब्दी मनाएंगे, तब के लिए है। सेकंड, इंडिया में अभी जो जीएसटी का बहुत स्टेटों में फ्रॉड भी हुआ है, तो उसको कैसे देखते हो, उसको कैसे रोक पाएंगे? जो रेवेन्यू आएगा तो जीएसटी से आएगा गवर्नमेंट के पास। आपने बोला कि कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन रेवेन्यू तो आएगा जीएसटी से। लेकिन जीएसटी से जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत बड़े फ्रॉड निकल रहे हैं, उसको कैसे देखते हो, उसको कैसे नकेल पा सकेंगे? देखिए, जब हम जीएसटी 2016 में लेके आए थे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये भारत की आज़ादी का, आर्थिक आज़ादी का आगाज़ है जीएसटी के रूप में, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि उस वक्त अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स था, वैट लगते थे, एक्साइज लगते थे, अलग अलग तरीके, लगभग 13-14 टैक्स थे जो स्टेट और सेंटर अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लेते थे। और वो एवरेज टैक्स आम जनता को, आपको पेंसिल भी खरीदने जाते हैं, पेन खरीदते हैं, शर्ट आपने पहनी हुई है, कैमरा आपने लिया हुआ है, ये कोई भी चीज़ छोटे से बच्चा या बूढ़ा या कोई व्यक्ति, महिला कोई भी चीज़ खरीदती थी तो उसमें एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लगता था, और वह एवरेज टैक्स था 28 से 30% का टैक्स था जो जीएसटी के पहले लगता था। उस वक्त एक कमेटी बनी थी जिसने ये रिकमेंड किया था कि जीएसटी में एवरेज रेट, अगर हमें टैक्स का ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लेके आना है तो हमें 15-15.5% का रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स लगाना पड़ेगा। अभी पिछले 6 महीने पहले आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है कि एवरेज जीएसटी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोगों ने पिछले 4-5 साल में कम घटा के 11.5% का टैक्स कर दिया। तो कहाँ पे 28 से 30% का टैक्स हम आम आदमी देता था, वह अब घटा के हम लोग जीएसटी के अंतर्गत 11.6% का लेके आए, और टैक्स भी घटाया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो जीएसटी का कलेक्शन पिछले महीने 1,68,000 करोड़ का हुआ है। कोविड के टाइम ये 60,000 करोड़ का हो गया था, तो उससे 3-4 गुना टैक्स भी बढ़ गया है। तो इसका एक वजह यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, लीकेजेस ख़त्म हुए हैं। अब हम बिल लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन असेसमेंट होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, सारी ट्रांजैक्शंस का ऑडिट ट्रेल बनता है। तो जीएसटी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन के रूप में हम लेके आए हैं। टैक्स घटाने के बाद भी टैक्स कलेक्शन मंथली रूप में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ रहा है। यह एक अपने आप में रिकॉर्ड है ग्लोबली। ऑस्ट्रेलिया आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में जब ये जीएसटी वो देश पहली बार लेके आए थे, उन्हें 6 वर्ष लगे थे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में सुचारू रूप से। हम मात्र 1.5 साल में उस जीएसटी को भारत में इम्प्लीमेंट कर पाए, इसमें लीकेजेस को ख़त्म कर पाए हैं, करप्शंस और उसको ख़त्म कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है और सरलीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण, आर्थिक मामले देखते हैं, नेशनल स्पोक्समैन है बीजेपी के, आपको हेडक्वार्टर से पूरी जानकारी है, लेकिन जो बजट के बारे में लोगों में विपक्ष ने जो भ्रांति फैला रखी है, उसको रोकने के लिए और बजट का जो दिशा और दशा सही बताने के लिए कोई अरेंजमेंट बीजेपी ने किया ऐसा अलग अलग स्टेट्स में? देखिए, प्रधानमंत्री जी का इस बार आह्वान था, दिल्ली में जब नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि बजट का पूरी प्रक्रिया, इसके लिए पूरी सरकार बड़ी मेहनत करती है। प्रधानमंत्री जी जो भी काम करते हैं वो बहुत मेहनत से
करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत से ये अमृतकाल का पहला बजट आधारभूत संरचना रखने के लिए ये बजट लाया गया है, तो इसमें बड़े बड़े नए नए प्रावधान हैं। किसानों के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार सृजन के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, ग्रीन एनर्जी को लेके, हाइड्रोजन एनर्जी को लेके पूरे प्रावधान हैं, डिजिटल इकोनॉमी को लेके कई प्रावधान हैं, नए नए टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो 5G का कनेक्टिविटी, इस तरह के बहुत सारे प्रावधान हैं। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स के बारे में बताया, MSME के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। इसका लाभ जनता को तब मिल पाएगा जब उसको इसकी जानकारी मिलेगी, और इसके लिए आदरणीय नड्डा जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ, क्योंकि आर्थिक विषय देखता हूँ, और यह जिम्मेदारी दी थी कि इस बार ये बजट की पूरी एक्सरसाइज को मात्र 2 दिन का एक पार्लियामेंट में बजट रख दिया जाए, और कुछ अखबारों में सुर्खियों पे उसके हेडलाइन आ जाए, और केवल पिंक पेपर जिसको कहते हैं वो कुछ उसके ऊपर आर्टिकल लिख दें, और जनता को उसके प्रावधान के बारे में पता ना चले। तो ये ना हो, तो जन जन तक इस बजट के प्रावधानों को ले जाने के लिए वो कमेटी बनाई थी, और हम लोगों ने उस कमेटी के अंतर्गत 1 तारीख को यह बजट 1 फरवरी को पेश हुआ था। 2 तारीख को जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जहाँ पे भी हमारी सरकार है या जहाँ पे हमारी सरकार नहीं है, वहाँ पे लीडर ऑफ द असेंबली के जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जानकारी देते हुए जनता के साथ संवाद किया था, मीडिया के साथ। 4 तारीख को 40 स्थानों पे एक ही दिन में हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं, अलग अलग मंत्री हैं, वो 40 स्थानों पे उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम 4 तारीख को किए। उसमें मैं भी इंदौर गया था, और सब लोग गए थे, कुछ पदाधिकारी भी गए थे, और ज़्यादा सारे बाकी केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर जगह, अलग अलग पूरे देश में 40 स्थानों पे। उसके बाद वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ मीटिंग की। उस इंटेलेक्चुअल लोगों की मीटिंग में हमारा जो युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, और जो किसान मोर्चा है, और जो व्यापारी प्रकोष्ठ जैसे कि इकोनॉमिक सेल है, कॉमर्स सेल है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेल है, ये जो हमारे अलग अलग सेल हैं प्रदेश के, उनके जो सदस्य हैं, उन लोगों ने वहाँ के इंटेलेक्चुअल और बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया। उनके साथ हम लोगों ने सबने एक पूरी विस्तृत रूप से चर्चा की, और कुछ लोगों के साथ टाउन हॉल मीटिंग्स भी की, कि एक हॉल में युवा, महिलाएं, ये लोग आए, जिससे वो बजट के बारे में अपने जो भी उनके बारे में जानकारी मिले, उनके प्रश्न हो, वह उस प्रक्रिया को लेके गए। इसके बाद यहीं पे हम नहीं रुके, उसके बाद 12 फरवरी तक, 4 से लेके 12 फरवरी तक यही प्रक्रिया जिले स्तर पर ले जाने के लिए हमारे आदरणीय नड्डा जी ने निर्देश दिया था, और हमारी कमेटी में अलग अलग स्टेट्स को हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करते हुए ये किया था कि हर स्टेट्स में जिले स्तर पे भी इसी तरह के वहाँ के लोकल जो हमारे ज़िले के और प्रदेश के लीडर्स हैं, वो इस कार्यक्रम को रेप्लिकेट करें। तो ये एक विस्तृत कार्यक्रम किया है। जिले स्तर पे हम लोगों के कार्यक्रम हुए हैं, करीब 1000 से ऊपर टोटल कार्यक्रम 12 फरवरी तक पूरे देश में किए गए। और उसका एक और हमें फ़ायदा मुझे लगता है जनता को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी बजट का एक सेशन अभी अप्रैल में फिर शुरू होगा, जिसमें अगर किसी के कोई सुझाव है, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बात आप ध्यान रखेंगे, प्रजातांत्रिक मूल्यों में वो बहुत विश्वास रखते हैं कि जो संवाद होना चाहिए वो दोनों तरह का होना चाहिए। हमने संवाद किया, उन तक पहुंचाया, उन लोगों के जो समस्याएं या जो उन लोगों के सजेशन है, वो भी हम लोग वित्त मंत्री जी के पास अपने समय सारे देश से जरूर रखेंगे कि ये चीज़ें अगर कुछ लगता है तो प्रधानमंत्री जी जरूर उस बात पे ध्यान देंगे। आप इकोनॉमिक के विषय को संबंध रखते हो, G20 को कैसे देखते हो? G20 में क्या फ़ायदा होगा? अभी अमृतसर में भी मीटिंग हो रही है G20 की, चंडीगढ़ भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। इसको क्या फ़ायदा होगा, और इंडिया की जो शाइन है इंडिया का, वो उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा फॉरेन में, विदेश में, विकसित मुल्कों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चंडीगढ़ या US या कनाडा में? देखिए, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। देखिए, यह G20 की जो अध्यक्षता अभी हमारे पास मिली है, जैसे मैंने शुरू में कहा
कि आज विश्व भारत की लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप की तरफ देख रहा है। क्योंकि इन्होंने अभी तक जो भी G20 वगैरह जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म थे, G7, G20, इनमें ग्लोबल लेवल पे मैक्सिमम लगभग 85% जो ग्लोबल ट्रेड है वो G20 कंट्रीज़ के पास है। 75% जो वो GDP है वह इन लोगों का G20 कंट्रीज़ के पास है। 60% जो जनसंख्या है विश्व की वो G20 कंट्रीज़ में। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका सारा एजेंडा जो है वो डेवलप कंट्रीज़ ही ड्राइव करती थी। तो इस बार पहली बार साउथ जो यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसकी आवाज़ के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना लक्ष्य रखा है। तो वह एक बात महत्वपूर्ण इस G20 में रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को अगर आप देखें तो सांस्कृतिक रूप से भारत बड़ा ही समृद्ध देश है। आप पंजाब से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मेरा मध्य प्रदेश में भी पुराना घर है, परिवार के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में मेरा ननिहाल है। तो विविधता है हमारे देश में सांस्कृतिक रूप से, डाइवर्सिफाइड कल्चर, संस्कृति। अगर आप देखें तो हमारे फूड हैबिट्स अलग हैं, खान पान चीज़, रहन सहन, कपड़े पहनने, कल्चर, फेस्टिवल, आर्ट, म्यूज़िक, ये जो विविधता है, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स हैं, दक्षिण में जाओ कितने बड़े बड़े विशाल टेम्पल्स बने हुए हैं, फेस्टिवल्स, ये सारी जो विविधता है देश की, इसका एक बड़ा पोटेंशियल है टूरिज़्म को डेवलप करने का। प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में एक विशेष प्रावधान किया है कि हमने 50 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं इस बजट में जो कि जिनका टूरिज़्म के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उनके अंदर आर्किटेक्चर और ऐसे सांस्कृतिक समृद्धि के वो क्षेत्र, उनके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान केंद्र सरकार खर्चा करके उन स्थानों को डेवलप करेगा, मजबूत करेगा। और साथ में G20 में उसको जोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण काम ये किया है कि इस बार G20 की मीटिंग, अगर विश्व में कई सालों में अगर आपने देखा होगा तो 3-4 जगहों पे विश्व में G20 की मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री ने कहा इस बार हर स्टेट्स में एक मीटिंग जरूर अवश्य होंगी। 56 मीटिंग प्लान की हैं जो हर स्टेट में, हमारे लगभग 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो कुछ में 2, लेकिन लगभग एक स्टेट पे एक स्थान पे G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो आएंगे। वहाँ पे उन लोगों को वहाँ का कल्चर, आर्ट्स, फेस्टिवल, फूड, उन सब से उनको आगाह किया जाएगा और उनको भारत की समृद्धि का चिन्ह उनके सामने प्रस्तुत होगा। तो 50 डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसके साथ 56 स्थानों पे G20 के लाखों लोग, इंटरनेशनल डेलीगेट्स, ओपिनियन मेकर्स आएंगे। तो उससे जो कल्चरल इकोनॉमी को ग्रोथ का प्रोपेल करने का एक प्रधानमंत्री का लक्ष्य है वह G20 से सफल होगा। उसमें भारत के प्रति प्रधानमंत्री के लीडरशिप एनवायरनमेंट के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर भी लोग देखते हैं। तो प्रधानमंत्री का अगर आप देखेंगे पिछले 9 साल के कार्यकाल को, वह कोई भी कार्य को इतनी डेप्थ के साथ, इतनी महत्वपूर्ण उसकी सोच और विजन के साथ करते हैं कि उसका भारत के प्रगति में, भारत के विश्व पटल पे एक पहचान बनाने में बड़ा योगदान होता है। कई कार्यक्रम होते हैं लेकिन कईयों को पता भी नहीं चलता, लेकिन आज के समय में कोई भी कार्यक्रम है उसका लक्ष्य एक ही है कि अमृत काल में भारत को समृद्धि के शिखर पे ले जाके विश्व गुरु के स्थान पे हमें ले जाना है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस विजन के साथ ले जाना है। और वो कहते हैं कि यह एक आदमी का काम नहीं होगा, पूरे समाज का, देश का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर प्रदेश का सामूहिक प्रयास के द्वारा ही ये सफल हो पाएगा। ये है गोपाल कृष्ण जो नेशनल स्पोक्समैन है, इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं। और इनका कहना है कि जो बजट है, ऐसा नहीं है कि बजट में जो कोई भ्रांति है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल तक आपकी सजेशन भी मांगी है। सेकंड, इन्होंने बात की है कि जो G20 हो रहा है उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। अक्सर होता है कि G20 पहले 2-3 या 4 स्टेटों में होता था, लेकिन इस बार 56 स्टेटों में हो रहा है। और इसके लिए इंडिया को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने का भी प्रधानमंत्री साहब का जो एक मोटिव है, और इससे जैसे रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। इसी आज से मेरे को आप इजाज़त दें। देखते रहें प्राइम एशिया टीवी। थैंक यू।